अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड खो गया है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पता लगाने के लिए कि आपके बच्चे को अभी कौन सा वैक्सीन देना है, और इस कारण की वजह से आपके बच्चे को गलत वैक्सीन या डबल वैक्सीन भी लग सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन रिकॉर्ड संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। मैं हूं डॉक्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में। उनके लिए कौन सा वैक्सीन कौन से बीमारी के लिए दिया जाता है, उनसे क्या बीमारी क्या है और उसके लिए कौन सा शेड्यूल है, कौन से वीक्स पे या कौन से महीने पे कौन सा वैक्सीन लगता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एज ए पेरेंट्स बहुत सारे बार हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 99% टाइम यही होता है कि पेरेंट्स को वैक्सीन लगाना है ये पता होता है, पर कौन सा वैक्सीन लगाया है या कौन सा वैक्सीन कौन से बीमारी के लिए यही नहीं पता होता है। और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड खो दिया, उनका वैक्सीन रिकॉर्ड खो दिया, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगा है और इसके आगे कौन सा लगाना है। क्योंकि भले वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है पूरे देश में, वो सेम है ऑलमोस्ट, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर पेरेंट एग्जैक्ट वही टाइम पे वही वीक्स के हिसाब से वैक्सीन लगवाते हैं। मोस्ट बच्चों का वैक्सीन टाइम पे नहीं होता है, वो हमेशा 1-2 हफ्ते या कुछ कुछ बच्चों में 1-2 महीने लेट होता है। तो ऐसे टाइम पे पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब कौन सा वैक्सीन कब दिया है यही पता ना हो तो डॉक्टर के लिए भी ये इम्पॉसिबल है ये पता करना कि कौन सा वैक्सीन मिला है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ वैक्सीन नहीं लगते, प्राइवेट सेक्टर में सब वैक्सीन लगते हैं। और अगर आपने वैक्सीनेशन कार्ड खो दिया और आपको नाम भी नहीं पता है कि कौन सा वैक्सीन लगाया था, तो फिर ये इम्पॉसिबल है पूरा शेड्यूल जानने के। इसलिए रिकॉर्ड संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने वो खो भी दिया है तो एटलीस्ट उसका फ़ोटो आपके मोबाइल में होगा तो भी काफ़ी हेल्प होती है। वैक्सीन लेट लगवाना ये बहुत कॉमन है, फिर वैक्सीन के लिए डॉक्टर चेंज करना ये भी बहुत कॉमन है। ये हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। एक तो वैक्सीन लेट लगने के कारण इतने सिंपल कारण रहते हैं कि हम गांव गए थे, या हम ये सिटी में नहीं थे, या हम जहाँ पे रहते वहाँ पे नहीं थे। ऐसे कारण हमें पेरेंट्स देते हैं। सब पेरेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप कहीं पे भी जाओ, वैक्सीन पूरे देश में पूरे हर एक गाँव में मिलता है। तो आपको ये रीज़न तो बिल्कुल वैलिड नहीं है कि आप गाँव गए थे। आप गाँव जाते हो तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। जहाँ पे भी जाओ 2-3 महीने रह रहे हो उधर वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं है कि 2-3 महीने आप उधर थे इसलिए 2-3 महीने वैक्सीन ही नहीं लगवाया। वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको जितना हो सके उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि एक वैक्सीन लेट हो गया तो उसके आगे के सारे वैक्सीन लेट होते जाते हैं। और इसमें कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो एक सर्टन एज के बाद नहीं दिए जा सकते, इसलिए ये शेड्यूल फॉलो करना ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि वैक्सीन रिकॉर्ड बुक या वैक्सीन का जो बुक रहता है वो हम घर पे भूल गए थे, इसलिए हमने दिया नहीं। और जब भी आप डॉक्टर के पास से वैक्सीन लगवाते हो तो आप ये ज़रूर पूछा करें कि ये कौन सा वैक्सीन दिया है, उसका नाम क्या है और ये कौन से बीमारी के लिए काम करता है। ये आपको एज अ पेरेंट्स पता होना ज़रूरी है, ताकि आगे जाके कभी अगर इनकेस गलती से भी वैक्सीन रिकॉर्ड भूल गए या खो गया और आपको नाम पता है तो आप एटलीस्ट आपको डॉक्टर को नाम बता सकते हो। उससे ये बहुत ईजी हो जाएगा कि अगले वैक्सीन प्लान करने के लिए। दूसरी गलती मोस्ट पेरेंट्स ये करते हैं कि बस डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरा 1.5 साल का वैक्सीन बचा है, 2 साल का वैक्सीन बचा है, या सीधे क्लिनिक में चले जाते हैं ये बोल के कि हाँ 2 साल का वैक्सीन लगवाना है। पर डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपका पहले का कौन सा वैक्सीन हुआ है या सब वैक्सीन हुए हैं कि नहीं। अगर ये पता नहीं होगा तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर पिछला कोई मिसिंग है वैक्सीन तो वो पहले ज़रूर लगवाना है आपको, फिर आपको उम्र के हिसाब से बाकी ये वैक्सीन लगवाने हैं। तो इसलिए ये सिर्फ उम्र बता के या 2 साल का वैक्सीन बचा है, 3 साल का वैक्सीन बचा है बता के वैक्सीनेशन के लिए चले आना ये बहुत गलत बात है। आपका वैक्सीन रिकॉर्ड कार्ड या बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए, और उसमें हमेशा आपके डॉक्टर को कहना है कि इसमें आप एंट्री करके दो या स्टिकर लगा के दो, और नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट कौन सी है वो भी उसमें लिख के दो। अब हम देखते हैं कौन से बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन है। जो इंजेक्शन लगते हैं उनके नाम क्या है, उसमें कौन सी बीमारियां कवर होती है, कितने इंजेक्शन है, कितने ओरल वैक्सीन है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब ये जो है ये IAP का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट का है उससे सिमिलर ही रहता है, बस इसमें कुछ वैक्सीन्स एक्स्ट्रा रहते हैं जो गवर्नमेंट में फ्री नहीं मिलते हैं। ये 2021
एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है। सबसे पहले जो बीमारियां है उसके बारे में जो हिंदी और मराठी वर्ड्स है उसके लिए वो पहले देख लेते हैं। पहला है BCG, जो टीबी के लिए यूज़ होता है। पोलियो, OPV मतलब पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस B, DTP जो है उसमें 3 बीमारियों का इंजेक्शन है। एक D है वो डिप्थेरिया, जिसे घटसर्प या रोहिणी कहते हैं हिंदी में। एक है टिटानस, जिसे धनुर्वात या धनुस्तंभ कहते हैं। और एक पर्टुसिस, जिसे मराठी में डांगिया खोखला या हिंदी में काली खांसी कहा जाता है। नेक्स्ट है IPV, ये पोलियो का ही इंजेक्शन फॉर्म में है। फिर है HIB, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये अलग टाइप का इन्फ्लुएंजा है जिससे न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग का इन्फेक्शन, सांस में कोई भी इन्फेक्शन या कान में इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो कान का इन्फेक्शन या सांस का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया है, वो बहुत सीवियर फॉर्म के रहते हैं, इसलिए इनका वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगला है रोटा वायरस, ये जुलाब कॉज करने का वायरस है। ये जो वायरस है जो जुलाब करता है, ये बहुत सीवियर फॉर्म का जुलाब रहता है, जिसमें बच्चे को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, और ये बहुत जल्दी बच्चे की तबीयत बिगाड़ सकता है, इसलिए इसका वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये बाकी नॉर्मल जो जुलाब रहते हैं बच्चों को, जो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसके जैसा जुलाब नहीं है। ये सीवियर फॉर्म, बहुत सीरियस वाला जुलाब होता है। और है PCV मतलब न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये भी एक न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस कॉज करने वाला ही बैक्टीरिया है, पर ये भी बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है। और ये कुछ स्टेट्स में इंडिया के, जैसे UP, बिहार हो गया, वहाँ पे ये बहुत कॉमन है, इसलिए ये वहाँ पे वो गवर्नमेंट के सेक्टर में ये वैक्सीन मिलता है। महाराष्ट्र, साउथ हो गया, वहाँ पे कुछ स्टेट्स में ये गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं मिलता है। जहाँ पे एपिडेमिक है, मतलब जहाँ पे ये कॉमन है, वहाँ पे ये फ्रीली अवेलेबल है, बाकी जगह पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है। अब देखते हैं इनका शेड्यूल कैसा है। तो जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उसको हॉस्पिटल में BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस B मतलब लीवर की सूजन वाला बीमारी, ये तीनों का वैक्सीन लगता है। BCG और OPV आपको बच्चे को 1-2 दिन लेट भी दे सकते हैं, क्योंकि BCG का मल्टी वायल डोज आता है, मतलब एक वायल में 10 डोसेस लग सकते हैं, और वो एक बार खोला, एक बार यूज़ करना चालू किया तो वो वापस फ्रिज में नहीं रख सकते। इसलिए काफ़ी हॉस्पिटल में ऐसा सिस्टम है कि एक फ़िक्स दिन रहता है, जैसे हर बुधवार को या हर शुक्रवार को, जिस दिन ये वैक्सीन हर बेबी को, जितने भी बेबी उस दिन वो हॉस्पिटल में है जिनको वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन बेबीज़ को ये वैक्सीन दिया जाता है ताकि वो वायल वेस्ट ना हो। हेपेटाइटिस B सिंगल वायल आता है, तो वो जन्म के दिन पे ही दिया जाता है। अगला है 6 वीक्स मतलब 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने के बाद। ये जो वीक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कंप्लीटेड वीक्स होने चाहिए, मतलब 6 वीक्स स्टार्ट होने पे नहीं, तो 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अगला वैक्सीन लगेगा। वैसे ही 10 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, 14 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, ये जो भी यहाँ पे वीक्स दिए होते हैं या ईयर्स दिए होते हैं, आपके पास भी पीडियाट्रिशियन की फ़ाइल होगी, उसमें भी उम्र लिखा होता है, या 2 साल, 5 साल, तो वो कंप्लीटेड एज होना चाहिए, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद, ना कि 2 साल चालू होने के बाद। तो 6, 10, 14 वीक्स पे सेम वैक्सीन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज लगता है। इसमें आता है DTP जो हमने देखा, डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्टुसिस। फिर आता है IPV, HIB ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और हेपेटाइटिस B। ये 6 इंजेक्शन्स या 6 बीमारियों का मिला के एक इंजेक्शन आता है, जिसे मोस्ट कॉमनली जो अवेलेबल है अपने इंडिया में वो है EZ6 या हेक्साक्सिम, और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में EZ5 या पेंटैक्सिम अवेलेबल है। उसमें एक तो DTP विथ IPV और HIB आएगा, नहीं तो DTP विथ IPV और हेपेटाइटिस B आएगा। इसलिए आप आपके पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं कि आपको जो लगा है वो EZ6 है कि EZ5 है। फिर आता है रोटा वायरस, ये ओरल वैक्सीन है, इसके ड्रॉप्स आते हैं, वो बस बच्चे को मुंह से पिलाना होता है। और PCV है, इसका भी इंजेक्शन आता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, इसलिए हम पीडियाट्रिशियंस तो हर एक पेशेंट को रेकमेंड करते ही है, पर ये कॉस्ट की वजह से थोड़ा बहुत सारे पेरेंट्स मना कर देते हैं, पर आप लोगे तो उसका फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे
ये 7 वैक्सीन के 3-3 डोसेस 14 वीक्स तक लगते हैं। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कितवा डोज है, कौन से नंबर का डोज है, ये बताता है। इसमें हेपेटाइटिस बी जो है, इसके 4 डोसेस लगते हैं जन्म के टाइम पे, फिर ये 4 हफ्तों के बाद। बाकी सबके 3-3 डोसेस लगते हैं। अब देखते हैं कि ये जो बीमारियां है ये एग्जैक्टली है क्या। बीसीजी और टीबी के लिए यूज़ होता है। टीबी तो हम सबको पता ही है, पर बीसीजी वैक्सीन जो है ये मेनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए काम करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब जो फेफड़े का टीबी है वो नहीं, पर उसके अलावा जहाँ पे टीबी होता है शरीर में, जैसे इंटेस्टाइन्स, पेट का टीबी हो गया, गले का टीबी हो गया, या पीठ के हड्डियों का टीबी हो गया, उसके लिए मेनली ये काम करता है। और फेफड़े के टीबी के लिए भी ये काम करता है, उसकी सीवियरिटी कम करने के लिए। हेपेटाइटिस बी, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, पीलिया हो गया या काविड़ मराठी में जिसे कहते हैं, पर ये काविड़ और ये हेपेटाइटिस बी अलग है। वो काविड़ जो होती है या पीलिया जो होता है बच्चों में, वो होता है हेपेटाइटिस ए, जो पानी से या गंदा पानी पीने से फैलता है। ये जो है हेपेटाइटिस बी, ये मेनली ब्लड से फैलता है। किसी को अगर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया या किसी का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट का नीडल प्रिक हो गया, तो ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो इसका चांस बहुत कम रहता है, और हुआ तो भी इसकी सीवियरिटी बिल्कुल कम रहती है। अगला आता है डीटीपी, मतलब डिप्थीरिया टिटेनस पर्टुसिस। ये आजकल बहुत कम दिखते हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है इसके केसेस। हज़ारों में या 5,000 में एक केस दिखता है। डिप्थीरिया जो है वो घटसर्प है, या इसे हिंदी में रोहिणी कहते हैं। ये एक प्रकार का गले का इन्फेक्शन है, जिसमें गले में एक थिक मेम्ब्रेन बन जाता है, एक थिक लेयर बन जाता है इन्फेक्शन का, जिसकी वजह से गला चोक होने लगता है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। टिटेनस धनुर्वात, जिसमें शरीर का हर एक मसल स्पाज़म में जाता है, या पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन जिसके हो जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर का एक शेप बन जाता है, आकार बनता है धनुष्य बाण जैसा, इसलिए उसका नाम पड़ा है धनुर्वात। पर्टुसिस मराठी में बहुत कॉमनली पहचाना जाता है डांगिया खोखला, या हिंदी में काली खांसी के नाम से। इसकी खांसी इतनी सीवियर होती है और इतनी लाउड होती है कि उसका आवाज़ एक भौंकने वाले कुत्ते जैसी आती है, इसलिए उसका दूसरा नाम बार्किंग कफ ऐसा है। इसमें भी न्यूमोनिया हो सकता है, खांसी सर्दी होती ही है, और ये भी बहुत सीवियर होता है, जिसमें चोकिंग भी हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ़ आ सकती है, और ये भी अगर सही से ट्रीट नहीं हुआ, जल्दी ट्रीट नहीं हुआ, तो जानलेवा भी हो सकता है। ये हो गए 14 वीक्स, मतलब 3.5 महीने तक के वैक्सीन्स। इसके बाद वैक्सीन फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ़ इंजेक्शन है वो थोड़े कम हो जाते हैं। ये शुरू के जो वैक्सीन है, इसमें ही बच्चे को बुखार आ सकता है, इसलिए हर पीडियाट्रिशियन आपको क्रोसिन ड्रॉप्स या बुखार की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार बच्चों को वैक्सीन की आदत हो गई, फिर ये बुखार नहीं आता है। जब भी आप ये इंजेक्शन्स लगवाते हो, तो जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे आपको बर्फ़ से सेकना है। बर्फ़ को डायरेक्टली स्किन के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, तो वो किसी कपड़े में रख के फिर उसको स्किन पे लगाना है। ऐसे दिन में 2-3 बार ही करना है, और एक टाइम पे 5 मिनट से ज़्यादा उसको बर्फ़ से नहीं सेकना है। इंजेक्शन के बाद 1-2 दिन शुरू में सूजन रहती है, उसके बाद वो अपने आप चली जाती है। अगर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आप सूजन की कम होने की वेट कर सकते हो। अगर 1 हफ्ते बाद भी सूजन नहीं जा रही है, या इंजेक्शन जहाँ पे दिया था वहाँ पे लाल हो गया है, या वो एरिया आपको गर्म लगता है, या बच्चे को बुखार आना चालू हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। जो वैक्सीन का बुखार रहता है वो यूजुअली बहुत माइल्ड रहता है, और वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं आता है। अगर इससे ज़्यादा भी बुखार आ रहा है तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है। या जो इंजेक्शन जहाँ पे दिया था उस जगह पे अगर फोड़ी आ गई है, उसमें पस भर गया है, ऐसा कुछ भी होता है, या एकदम कड़क हो गया है वो और सूजन आ गई है, तो भी आपको आपके डॉक्टर के पास लेके जाना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स
बच्चों का क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल रहता है, वो कौन से बीमारियों के लिए होता है, और बच्चे बड़े होने के बाद मतलब 10 साल के बाद या 10 साल के लड़कियों में भी कुछ वैक्सीन लगते हैं, स्पेशल वैक्सीन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जाने से पहले ज़रूर याद रखें, आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड नहीं खोना है, उसको हमेशा संभाल के रखना है। आपको वैक्सीन्स के नाम पता होने चाहिए, अगर याद नहीं रहते तो आप लिख के रखो कहीं पे भी, या वैक्सीनेशन कार्ड का फ़ोटो निकाल के रखो। हमेशा आपके डॉक्टर को कहना है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड में एंट्री करके दे और अगले वैक्सीनेशन की डेट लिख के दे। ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे का कोई भी वैक्सीन मिस ना हो, या कोई भी वैक्सीन लेट ना लगे, कोई भी वैक्सीन डबल ना लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।